सो हाय गाइस, सादर नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ चर्चाएं करने चल रहे हैं। कुछ चर्चाएं क्या, हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिस क्रम में अभी आज का ये हमारा पहला लेक्चर है। तो शायद ये लेक्चर आपको आज थोड़ा कम समझ में आए, बट आप धैर्य रखिएगा। हमारा विश्वास है कि ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो हम शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। जब भी हम बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर हमारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? इंडियन पॉलिटी के नाम पर हमारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल्स, अटॉर्नी जनरल्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सिटीजन्स, इमरजेंसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सबको प्रॉपर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बट अभी आज इस क्रम में हम पहली चीज़ क्या देखना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आइए थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं पहले। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक ऑफ द नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक ऑफ नेशन। आप प्रायः हमारे घरों में देखते हैं जो वर्चुअल तरीके से एक कानून बना हुआ है कि घर में सबसे बड़ा ओहदा दादा का रहेगा, उसके बाद पापा, मम्मी, प्रॉपर तरीके से बच्चे, पापा बच्चों को डांट सकते हैं, दादा पापा को डांट सकते हैं, कौन किसके ऊपर लिमिट्स लगा सकता है, कौन किसके ऊपर क्या कर सकता है, ये सब कुछ एक वर्चुअल रूप से डिसाइडेड होता है। तो हमारे इस बड़े से नेशन में, बड़े से राष्ट्र इंडिया में क्या चीज़ें होंगी, कौन हमारे ऊपर राज करेगा, किस तरीके से राज करेगा, उसके ऊपर कैसे लिमिट्स लगाई जाएंगी, किसी के साथ अन्याय होता है तो न्याय कैसे दिया जाएगा, ये सब चीज़ें किस में लिखी गई हैं, ये सब एक रूल बना करके रूल बुक में लिख दी गई हैं। उसी रूल बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया है? तो पावर्स, किसकी पावर? राज्य की पावर। राज्य यानी सरकार। राज्य को भी हम आगे अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है कि राज्य का मतलब सरकार। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या? पार्लियामेंट की पावर्स, पार्लियामेंट की जो भी पावर्स हैं सब कुछ इसमें लिखी गई हैं। और सेकेंड थिंग, लिमिटेशंस क्या क्या होंगी, पार्लियामेंट की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या उनके ऊपर सीमाएं हैं, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी गई हैं। एंड थर्ड थिंग इज रिलेशंस बिटवीन पीपल एंड स्टेट। पीपल यानी लोगों और राज्य के बीच के संबंध को, कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे संबंध, बुरे संबंध, कहाँ पर कौन किसके ऊपर पावर करेगा, कौन रूल करेगा, ये सब चीज़ें किस में लिखी गई हैं? हमारे रूल बुक ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस है, जैसा आप जानते हैं सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन आता है कि यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस कैसे हुआ, क्यों? ये क्वेश्चन क्यों है भाई? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही साथ कितने कॉन्स्टिट्यूशन बने थे जो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट इन द सेंस जहाँ पर आर्मी रूल लग गया और कॉन्स्टिट्यूशन उसके सर्वाइव नहीं कर पाए, चल नहीं पाए। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ और आज 2024 तक कुछ अमेंडमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ का श्रेय किसके ऊपर जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन लिखा और इतने अच्छी तरीके से लिखा कि कभी इसमें कुछ बदलाव ज़रूर करने पड़े, बट अभी तक ये प्रॉपर तरीके से मान्य है और प्रॉपर तरीके से चलता है। तो देख रहे हैं आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्रॉन बाई किसके? पॉपुलर्स एंड क्रेडिबल सोशल सेक्शंस पर्सन्स के द्वारा लिखा गया। पहली चीज़ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा? पॉपुलर्स लोगों के द्वारा लिखा गया। क्रेडिबल्स लोग थे, सोशल सेक्शंस के पर्सन्स थे, सामाजिक लोग थे। मतलब ये ऐसे लोग थे जो मझे हुए लोग थे। मझे लोग इन द सेंस कि जिनके पास बहुत दिनों का तजुर्बा है। पॉपुलर्स लोग हैं, क्रेडिबल्स पर्सन्स हैं, सोशल सेक्शंस के पर्सन्स हैं। इन लोगों के पास इतना नॉलेज थी कि इनको पता है कि क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। अब जैसे कौन लोग लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो इस संविधान सभा में जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, HC मुखर्जी, ये सारे लोग मतलब समझ रहे हैं ना, पॉपुलर्स लोग थे। तो इनके द्वारा लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशंस जो लिखा जा रहा था तो ये बेहतरीन लोगों थे।
और सेकेंड थिंग क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सबके लिए लिखी गई हैं। लॉ फॉर एवरीवन, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए कानून बनाए गए हैं, सबके लिए कानून लिखे गए हैं। एंड थर्ड थिंग, रिजिड येट फ्लेक्सिबल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कैसे है? रिजिड ये इस तरीके से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब अभी हम आर्टिकल 368 की बात करेंगे तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। जब हम संविधान संशोधन की बात करेंगे, संविधान संशोधन में देखेंगे कि संविधान संशोधन 3 तरीके से होगा। पहली चीज़ सिंपल मेजोरिटी से, सेकेंड थिंग स्पेशल मेजोरिटी से, थर्ड थिंग स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्य की कंसेंट, है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्य की कंसेंट, तो जब स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्य की कंसेंट के लिए जब आप देखेंगे तो ये एक रिजिड तरीके से होगा। रिजिड तरीके से कैसे हो रहा है कि 2/3 की मेजोरिटी चाहिए प्लस 50% प्लस 1 राज्य का कंसेंट चाहिए, और एक तरफ आप देख रहे हैं केवल 50% सिंपल मेजोरिटी, यानी कि 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जा रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिड येट फ्लेक्सिबल, रिजिड होने के साथ साथ भी फ्लेक्सिबल है। और थर्ड थिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेस्पेक्टेड है, आज भी उसकी रेस्पेक्ट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे, लोकसभा का चुनाव है, कोई भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट हर कोई करता है और हर कोई इसको फॉलो करता है। इस तरीके से आज तक, अभी तक प्रॉपर तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव कर रहा है। चलिए दूसरी चीज़ ये पढ़ेंगे कि अभी हमने बात की स्टेट क्या है। यहाँ पर स्टेट का मतलब वो नहीं है जो राज्य हम लोग जानते हैं यूपी एमपी, उस राज्य की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्टेट की बात, स्टेट इन द सेंस सरकार से इसका मतलब है। स्टेट का मतलब सरकार। रूल बुक में आर्टिकल, अभी आप रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 12 देखेंगे, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशंस दी गई हैं कि स्टेट के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो स्टेट का बेसिक मतलब अभी के लिए हम समझें कि स्टेट का बेसिक मतलब यहाँ पर सरकार से। जैसे स्टेट के अंतर्गत बेसिकली 3 लोग आ रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर वो है जो रूल बनाता है, लेजिस्लेचर जो है वो रूल नियम को, कानून को बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो इसके द्वारा बनाए गए रूल को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। जुडिशरी क्या है? इन दोनों में यदि कोई विवाद हुआ तो उसका समाधान कौन करेगा? तो जुडिशरी करेगा। समझा? मतलब स्टेट का मतलब यहाँ बेसिकली क्या है? स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी फॉर गवर्न पीपल एंड कंट्री। इंडिया में जो पीपल्स हैं और कंट्री के लोगों को गवर्न करने के लिए जिस पॉलिटिकल राजनीतिक एंटिटी, राजनीतिक संस्था की बात की जा रही है, वही है आपका स्टेट, जिसके तहत लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों आएंगे। ठीक, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसमें 299 लोग थे, 299 लोगों को चुना गया था, 15 कमेटियाँ बनी थी, 299 लोगों के साथ 15 कमेटियाँ बनी थी। PN राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। एक लंबा कार्यकाल आप देख रहे हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बनाने में। फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। बट ये फाइनली इम्प्लीमेंट यानी लागू कब हुआ देश में? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में ये प्रॉपर तरीके से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हो गया। एक क्वेश्चन ये भी बार बार आता है कि 26 जनवरी 1950 ही क्यों? यही एक डेट क्यों 26 जनवरी 1950 ही क्यों? तो 26 जनवरी के लिए बात कही जाती है कि 26 जनवरी 1929 को जब ये लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कि तभी से कहा गया था कि 26 जनवरी को हम अपने देश को पूर्ण स्वराज का घोषित करते हैं और आज की 26 जनवरी के बाद से देश स्वतंत्र है, देश पूर्ण स्वराज हो गई है। तभी से हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कि जो पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है वो कंटिन्यूअस हमेशा के लिए चलता रहे, इसीलिए हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को है वो 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया था। ठीक, इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, है ना, 299 लोगों की, जिन्होंने संविधान को बनाया।
इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 15 कमेटियाँ बनी थी उसमें जैसे एक कमेटी हो गई आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल और प्रोसीजर की कमेटी पर किसने वो किया? तो राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की? बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे 15 कमेटियाँ थीं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब आगे चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है और इसके सोर्सेस क्या हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बार बार एलिगेशंस लगता है कि ये कहीं से कॉपी किया गया है, नकल की गई है। तो क्या एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक नकल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बार बार ये एलिगेशंस लगते हैं कि ये इन्होंने अपना खुद का दिमाग तो कुछ लगाया ही नहीं है। इन्होंने अलग अलग देशों से कॉन्स्टिट्यूशंस को, अलग अलग देशों से चीज़ों को ले करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है, बस अपना दिमाग क्या लगाया। जैसे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ चीज़ें ली गई, यूएसए से ली गई, साउथ अफ्रीका, ब्रिटिश, आयरिश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर, कनाडा, इन जगहों से कुछ चीज़ों को ली गई और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो फिक्स होती हैं, और ये तो ठीक है कि कुछ फिक्स होती हैं। साथ ही साथ यदि किसी चीज़ को किसी ने पहले से लागू करके रखा है और वो सक्सेस है तो हमें उससे सीख लेना ज़्यादा बुद्धिमानी है, ना कि अपना दिमाग हमेशा लगाओ कि कुछ नया ही एडवेंचर करना है। तो ऐसा आप कहें कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली नकल है, तो ये नकल नहीं है, बल्कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को जो देश हमसे पहले आज़ाद हो चुके थे वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में लिख चुके थे, तो हमने बस उन्हीं से अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट इन द सेंस कि वो पहले अपना दिमाग लगा करके चीज़ों को बना चुके हैं, तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएं, हमने सिंपली उनसे इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हमने डायरेक्टली इन देशों से अडॉप्ट किया है। जैसे यूएसए से हमने क्या क्या लिया? जुडिशियल रिव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जुडिशियल रिव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट, आप जब आर्टिकल 32 की भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? यूएसए से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, इंडिया की जुडिशरी जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस है, कहाँ से लिया गया? यूएसए से। इम्पीचमेंट प्रोसीजर, किसका इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट प्रोसीजर ये है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगता है आर्टिकल 61 में जिसका प्रोसेस कम्प्लीटली दिया गया है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज, है ना। ये चीज़ें कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई। कुछ चीज़ें साउथ अफ्रीका से ली गई। देखो, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस, राज्यसभा के शेड्यूल 4, है ना। तो ये चीज़ें साउथ अफ्रीका से ली गई। ब्रिटिश से क्या ली गई? रूल ऑफ लॉ, कि लॉ का ही कानून होगा, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, हम यूपी के नागरिक नहीं हैं, हम बीएमपी के नागरिक नहीं हैं, हम गुजरात के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। बाई कैमरलिज्म इन द सेंस लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। इस चीज़ को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कैबिनेट कमेटी होगी, कैबिनेट सिस्टम होगा। अभी आप पढ़ेंगे कि कैबिनेट सरकार बनने के लिए कैबिनेट की ज़रूरत होती है, जिसमें 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। तो कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई? ब्रिटिश से। इतनी चीज़ों को ब्रिटिश से ले गया। आयरिश से क्या लिया गया? डीपीएसपी हम पढ़ेंगे, भाग 4 पार्ट 4 डीपीएसपी। राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशंस, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इन सब चीज़ों को कहाँ से लिया गया? आयरिश से लिया गया। जापान से क्या लिया गया? फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शंस करती है, इसे हमने जापान से ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट लिया। जब आप भी शेड्यूल 7 की बात करेंगे, अनुसूची 7 की बात करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे 3 तरीके की, राज्य सूची, केंद्र सूची और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
जब कोई बिल पास नहीं होता है तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग की जाती है। इसको हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। देखो फ्रेंच से हमने क्या लिया? फ्रेंच से हमने लिया लिबर्टी। अभी आपको जब हम पढ़ेंगे प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसी में सब वर्ड आएंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। इन चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ेंगे कि लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा। इस चीज़ों को प्रॉपर तरीके। अभी जर्मनी से हमने क्या लिया? नेशनल इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी इंडिया में अभी तक 3 बार लग चुकी है। सब अभी आगे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। यूएसएसआर से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A। इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन चीज़ों को हमने कहाँ से लिया? यूएसएसआर से। कनाडा से हमने कुछ चीज़ें ली। फेडरेशंस विद सेंट्रल स्ट्रॉन्ग सेंटर्स। इंडिया में जैसे यूएसए में आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेट स्ट्रांग है, बट इंडिया में कौन स्ट्रांग है? सेंटर स्ट्रांग है। इस चीज़ को हमने कहाँ से लिया? कनाडा से सीखा। रिजुअल पावर ऑफ सेंटर, जुडिशरी पावर्स विद सेंटर्स, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट एज एडवाइस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। रिजुअल पावर्स जो भी हैं वो सेंटर के पास होंगी। मतलब जो शेड्यूल 7 में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है, उसमें जो विषय रखे गए हैं उसके अलावा अगर कुछ विषय हैं तो वो रेजिडुअल पावर है। ये किसके पास जाएंगे? तो पावर किसके पास जाएंगे? तो ये जाएंगे सेंटर के पास। ये चीज़ें हमने कहाँ से ली? कनाडा से। आगे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने कुछ चीज़ें ली। मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीज़ें जो है वो हमने इसी से लिया है। मतलब मेन बेसिक तो जो कह सकते हैं यही है, मेन इंपॉर्टेंस तो यही ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही, है ना। फेडरल स्कीम्स, इंडिया इज ए फेडरल कॉन्सेप्ट, सेमी फेडरल, ये चीज़ों को हम अभी आगे पढ़ेंगे। फेडरल से फेडरेशन क्या होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, जॉइंट पब्लिक सिटिंग, ये चीज़ों को हमने कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था कंप्लीटली सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या फीचर्स क्या हैं। फीचर्स से ज़्यादा तो पहले अभी एक चीज़ ये जान लेना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें तो हमने अदर देश से कॉपी की और इससे हमने अपना एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो बार बार कहा जाता है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल कॉपी किया गया है, बस अदर देशों से कॉपी किया गया है, इसमें कुछ भी अपना नहीं है। तो ये भी एक गलत बात है। तो आइए हम थोड़ा सा यूनिकनेस जान लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की यूनिकनेस क्या है। कहते ज़रूर हैं बार बार सब लोग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नकल है, बट ऐसा प्रॉपर तरीके से नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है, जो केवल और केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए आर्टिकल 17। आप आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, आपको केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट, केवल और केवल आपको कहाँ मिलेगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा और ये कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। आगे आप देखिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 क्या है? ये ट्राइबल्स के बारे में बात करता है। ये 4 स्पेशल स्टेट के बारे में बात करता है। ये चीज़ें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कहीं नहीं मिलने वाली। थर्ड थिंग इज द आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में, सिविल सर्वेंट, आर्टिकल 136। ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं रेदर देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। बार बार लोग कंप्लेन करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अपना ही नहीं भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ठीक है बेसिक चीज़ें हमने ली हैं अदर कंट्रीज से, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बहुत सारी यूनिकनेस भी हैं। और जैसे हमने पहले ही बताया कि बी आर अम्बेडकर ने भरी सभा में बताया था कि यार ये कोई चीज़ जब किसी कंट्री में बना चुका है
तो अपना दिमाग लगा करके किसी कंट्री ने बनाया है तो उसमें मैं अपना दिमाग लगाऊं, हम लोग, ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है, हमें उनसे सीख लेना ज़्यादा बेहतर है। तो फाइनली कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूनिक हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए नकल ऑफ डिफरेंट कंट्री। इस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने जान लिया। क्या क्या हमने जाना? पहली चीज़ तो क्या है स्टेट, क्या है हमने जाना, स्टेट के बारे में हमने जाना। दूसरी चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी जाना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हमने जाना क्या क्या है। उसके बाद हम देखिए कि सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सोर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से लिया गया है। पांचवी चीज़ हमने जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकनेस क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकनेस क्या है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरल कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट, ये सब चीज़ों को अभी हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।